हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 to 5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी का करने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सीडीपी और एसएसटी का क्लास करवाया, तो वो जाकर ज़रूर देख लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको इस गद्य को पढ़कर, क्वेश्चंस को 1 से लेकर 8 तक इस गद्य से पूछे गए हैं, जिसे पढ़कर आपको क्वेश्चंस को बनाना आता है। सबसे पहले चलिए गद्य को पढ़ लेते हैं। तो है यहाँ से कि इस बार मौसम विज्ञानियों ने घोषणा की हुई है कि अल नीनो प्रभाव के कारण मानसून कमज़ोर रह सकता है। उसके बाद है चैत के महीने में बारिश होने के हालात पर घाघ ने भी यही कहा है। चैत यानी मार्च अप्रैल के दिनों में अगर बारिश होती है तो सावन सूखा जा सकता है। बात सिर्फ इस बार के मानसून की नहीं है। अमेरिका में हाल ही में ताज़े पानी के हालात पर हुए एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेज ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। भारत पर संकट इसलिए है क्योंकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसके बाद है सिर्फ गंगा की बात करें तो 2500 किलोमीटर लंबी यह नदी उत्तराखंड से बंगाल के बीच कई राज्यों से गुजरती है। इसके किनारों पर बसे महानगरों, कस्बों और गांवों की करीब 40 करोड़ की आबादी की पानी से जुड़ी ज़रूरतों को यह पूरा करती है। इसके पानी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है। पर्यावरण विज्ञानियों का दावा है कि पिछले 87 साल में 3 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। अभी जलवायु परिवर्तन का जो हाल है वह पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए खतरनाक माना जा रहा है। भारत के हिस्से वाले हिमालय में 9775 ग्लेशियर बताए जाते हैं। इनमें अकेले उत्तराखंड में 968 ग्लेशियर हैं। अब अगर इनके पिघलने की रफ्तार तेज़ होती है तो क्या होगा। तो हमने पूरा गद्यांश पढ़ लिया है। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ग्लेशियर का तेज़ी से पिघलना है। ऑप्शन नंबर बी, भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण आपने गद्यांश में पढ़ा कि ग्लेशियरों का तेज़ी से पिघलना इसका कारण बताया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है कि गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग कितनी है। तो गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग 40 करोड़ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो यह जो धीरे धीरे रेखांकित किया हुआ है, यह धीरे धीरे इस वाक्य में क्या है। तो नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो धीरे धीरे एक विशेषण है और विशेषण में भी यह क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में किस संकट की बात की गई है। तो गद्यांश में जल संकट की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि गद्यांश में जल संकट की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कि अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। अल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो मानसून पर अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। गद्यांश के अनुसार अल नीनो का प्रभाव मानसून पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है इस ग्लेशियर का 2.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो 2.25 किलोमीटर को रेखांकित किया गया है। तो 2.25 किलोमीटर
पूछ रहा है कि क्या है, तो 2.25 किलोमीटर भी विशेषण है, और विशेषण में भी कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण है, जिसमें कि परिमाण है। 2.25 किलोमीटर एक परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट कहाँ आने वाला है। तो गद्यांश में बताया गया है कि पानी का सबसे बड़ा संकट 2050 तक भारत में आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है। तो पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी परि परस प्लस आवरण जो है सो पर्यावरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर जो है सो 9 से लेकर 15 तक गद्यांश से जुड़ा हुआ है। तो पहले इस गद्यांश को आप पढ़ लेना और फिर उसके बाद 9 से 15 तक के क्वेश्चंस को इस गद्यांश के अनुसार बनाना। तो इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित है, इसलिए पाप और पुण्य भी अस्थायी है। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है। लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। पाप लोहे की जंजीर है, जो पुण्य सोने की बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है। उसमें उसको धन नज़र आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। तो इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इस संसार में कुछ भी डैश नहीं है। तो इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पाप और पुण्य दोनों क्या है। तो पाप और पुण्य दोनों अस्थाई है। ऑप्शन नंबर बी पाप और पुण्य दोनों अस्थाई है, इनमें से कोई भी अस्थाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, या किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं, या प्राप्त करना बहुत श्रम साध्य है। तो पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में स्वतंत्रता है, दोनों में फल की इच्छा रहती है, दोनों से मुक्ति अनिवार्य है, दोनों में बंधन है। तो गद्यांश में बताया गया है कि पाप और पुण्य दोनों में बंधन है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः डैश और डैश की जंजीर से की गई है। तो पाप और पुण्य की तुलना लोहा और सोने की जंजीर से की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी पाप का तुलना लोहा की जंजीर से और पुण्य की तुलना सोने की जंजीर से की गई है। अगला क्वेश्चन है कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा है, या इनमें से समूह से भिन्न शब्द कौन सा है जो सबसे अलग है। तो फल, स्वतंत्र, प्यारा और अस्थाई, इनमें से समूह से भिन्न शब्द फल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र का विलोम क्या है। तो स्वतंत्र का विलोम गुलाम, दास्ता, परतंत्रता या परतंत्र। तो स्वतंत्र का विलोम है परतंत्र। फिर 16 से 24 तक आपको इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चंस को बनाने हैं। तो गद्यांश है कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का
धार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है? तो शिक्षा आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है गद्य के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो बुनियादी आवश्यकता बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता है। गद्यांश के अनुसार बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता बुनियादी आवश्यकता है। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय क्या है? तो बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। ये आंतरिक स्वच्छता पर बाह्य स्वच्छता आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि विधान में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द क्या बनेगा? तो विधान में अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा वैधानिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। तो शिक्षा और पर्यावरण में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। समूह से भिन्न शब्द, इनमें समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? स्वच्छता, निर्मलता, स्वच्छ या सम्मान? तो इनमें समूह से भिन्न शब्द स्वच्छ, इसके अनुसार स्वच्छ है समूह से भिन्न शब्द, लेकिन मुझे ऑप्शन नंबर सी लग रहा है कि इसका सही आंसर होगा, क्योंकि स्वच्छता, निर्मलता और स्वच्छ यह सभी सफाई से रिलेटेड है और सम्मान जो है सो सफाई से रिलेटेड नहीं है, यह अलग है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है? तो आंतरिक स्वच्छता मन के बुरे भावों को दूर करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला है कि बुनियादी में प्रत्यय है। बुनियादी में कौन सा प्रत्यय है? तो बुनियादी में दीर्घ ई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए विचार और भावों की पवित्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए। पच्चीस से 30 क्वेश्चन अब आप लोगों को इसे पढ़कर देनी है कि हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि कविता में किस छल की बात की गई है? तो कविता में व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की छल जो हुई थी उसकी बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो नीति शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो नीति शब्द में इक का प्रयोग करने से क्या बनेगा? तो नैतिक बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वाभिमान का संधि विच्छेद
स्व प्लस अभिमान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा। यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? तो यह शब्द लंबी चली लड़ाई थी, यह जो लिखा हुआ है इससे बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश की स्वतंत्रता के लिए इसके बाद क्या है? तो अपने जीवन की आहुति दी। तो देश की स्वतंत्रता के लिए के बाद वाला शब्द है अपने जीवन की आहुति दी, ऑप्शन नंबर बी। और इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का कि आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? तो आज़ादी मिलने का श्रेय वीरों के बलिदान को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमने हिंदी का 30 क्वेश्चन किया, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही हिंदी में जो है सो पूछे जाते हैं। रोज़ हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।